Good evening, everyone. Namaskar, Adab, Shastriyagal, and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform Physics वाला परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का आपके अपने परिश्रम बैच में स्वागत करता हूं। आपका फिजिक्स एजुकेटर शैलेंद्र पांडे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई, फटाफट जरा कमेंट में बता दीजिए सभी प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जीवन कैसा कट रहा है। भाई साहब कमेंट नहीं आ रहे अभी आप लोगों के, जल्दी से भाई सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। चेक करते हैं जरा कमेंट आपका। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। आदित्य, प्रियांशु, कनिका, कृष्णा, अदिति, नितिन, स्नेहा, उज्जवल, सागर, आशीष, वंशिका, इमरान, हर्ष पांडे, अर्चना, सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, है ना? कल आप लोग की क्लास नहीं होगी, कल आप लोग मजे कर रहे होंगे। हाँ, तो आज की क्लास होने वाली है, फिर हम लोग परसों क्लास करेंगे, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। यस, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी का स्वागत मैं कर चुका हूं। अब आइए हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग अपना एक नया सा बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि अभी तक आपने क्लास 12th में जो कुछ पढ़ रखा है वो सब चीजों को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, राइट? यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रो पूरा आपने पढ़ रखा है, मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पूरा पढ़ रखा है, वो सारी चीजों को बेटा हम लोग करने वाले हैं कंबाइन, और कंबाइन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, हाँ, गणपति बप्पा मोरया। यस, गणेश चतुर्थी है कल, इसलिए कल जो है आप लोगों को छुट्टी दिया गया है। गणपति बप्पा मौर्या करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। हाँ, यस, चलिए। सो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोग अपना आज एक नया बेहतरीन सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में समझेंगे। फिर इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, आखिर एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या लोचा है, उस लोचे के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एंड देन मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या क्या है हमारी, तो उन बेहतरीन इक्वेशंस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ भाई, सो आज की क्लास में आपको बता दूं, आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका पीछे का कुछ बैकलॉग रह गया है, अभी किसी चैप्टर में कुछ ना कुछ रह गया है, छूट गया है, नहीं मन से पढ़ा था आपने, तो आज के सेशन से आप सारे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, आज आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज से कहीं ना कहीं आपका ऑप्टिक्स जो है वो वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल आपके सिलेबस के हिसाब से क्या है? लाइट, है ना? तो यही से समझ लो अब हम लोग लाइट की तरफ बेटा बढ़ रहे हैं, प्रकाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? यस। देखो भैया, देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया अगर कोई चार्ज है तो चार्ज अपने पास आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना? हाँ, चार्ज अगर है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर वो चार्ज मोशन में है भाई साहब तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में आ गया है तो उसके आसपास भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ सर, मानते हैं सर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में सर हम लोगों ने यही पढ़ रखा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है भाई साहब, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यानी कि हमने यह भी पढ़ लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? हाँ दीपिका बेटा बताओ बताओ बताओ, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं मैं। हाँ एक गाना भी है ना, सुन रहा हूं मैं। हाँ हाँ बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूं। दीपिका बोल बेटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे पास, बोलो बोलो। हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है एकदम, बोलो क्या कहना चाहते हो। हाँ प्रज्वल कह रहे हैं सर पढ़ना तो बहुत चाहता हूं लेकिन सर बैकलॉग है। भैया आज के इस लेक्चर से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब इस चैप्टर के आगे बैकलॉग का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। हाँ दीपिका बेटा आपकी आवाज बस इतनी आई है सर जी, बस इसके आगे तो बोलो। इसके आगे तो बोलो बेटा। हाँ हाँ चलो दीपिका कुछ बोल नहीं रही हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने यह पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपके आसपास, आपके नहीं अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब हमारे मैक्सवेल साहब आए, है ना, कुछ कलाकार टाइप के आदमी थे, तो मैक्सवेल साहब हमारे आए, वो बोले कि भैया अगर इलेक्ट्रिक करंट है मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी चेंज करा दें तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है? ये प्रश्न उनके दिमाग में आ गया, ये प्रश्न उनके दिमाग में भाई साहब आ गया, राइट? सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब थे, ही आर्ग्यूड दैट this was indeed the case, an electric field changing with time produces magnetic field. उन्होंने कहा कि अगर ये हो सकता है तो भैया ये भी हो सकता है। हाँ उन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि उनके मन में शंका कहां पर थी? हाँ उनके मन में शंका क्या थी? हाँ अरे देख ले भैया, डाउट देख ले, डाउट दिखाओ दो भाई। हाँ सर जो पढ़ते हैं तो आप चैप्टर भी लिखिए, है कहना क्या चाहते हो बेटा? तीन लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत जल्दी जग गए भाई तुम। हाँ ये कौन है सर? रिवीजन कैसे करें प्लीज बता दीजिए, सब पीछे का भूल जा रहे हैं। भाई पीछे का भूल जा रहे हो, रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियस है भैया भूल जाओगे, है ना? तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है? चलिए खैर आप लोग जो है बहुत ही ज्यादा चैट में हाँ बकवास कर रहे हैं, कोई कुछ बता भी नहीं रहा, कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है। चलिए खैर फिलहाल हम लोग अब आते हैं काम की बात करते हैं। भैया काम की बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा है। अगर ऐसा है तो मैक्सवेल साहब के दिमाग में यह बात आई कि अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती है? हमने कहा भाई बात तो तुम्हारी सही है, तुम थोड़ा पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, तुम्हारी बात में कुछ दम है, राइट? तो मैक्सवेल ने यह भी नोटिस किया कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, थोड़ा सा याद दिला दे आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक,
एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि भैया अगर ये एक वायर है जिस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के आसपास अगर मैं एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लूं, इट वाज जस्ट लाइक गॉस लॉ बेटा, है ना। तो अगर एक एम्पीरियन लूप हम लोग कंसीडर कर लें, जगह ही नहीं है, कहां लिख दें बताओ। चलो इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। देखो जरा, ये वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास अगर हम लोग एक बढ़िया खूबसूरत सा एम्पीरियन लूप अगर हम लोग अज्यूम कर ले, दिस इज वी कैन राइट एम्पीरियन लूप। अगर एक एम्पीरियन लूप बेटा कंसीडर कर लेंगे तो उस लूप के लिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, जहां पर आई क्या होता है, इस लूप से पास होने वाला करंट, ठीक है ना, इस लूप से पास होने वाला करंट, राइट। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो इन्होंने मैक्सवेल साहब ने यह भी आर्ग्यूमेंट किया कि भाई ये जो तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ है इसमें कुछ लोचा है, कहीं कहीं पे मामला जो है थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें थोड़ा मोड़ा सही करना पड़ेगा। तो जरा क्या गड़बड़ है अभी हम लोग उसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ो। Maxwell noticed that ampere circuital law is inconsistent, namely because non-unique predictions for the magnetic field in situations where electric current changes with time. मैक्सवेल ने कहा जहां पर इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो, वहां पर ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ सही आंसर नहीं देता, यूनिक आंसर नहीं देता है, अलग अलग तरह का आंसर दे रहा होता है, ठीक। ही शोड दैट दिस कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड एन एडिशनल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब यहां पर अगर चाहते हो कि सेम रिजल्ट मिले तो यहां पर एक नया करंट और होना चाहिए, और उस करंट का नाम उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर हम समझ जाएंगे तो दिस मेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल। इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल का मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगी, राइट है। कितने बच्चों को समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कितने बच्चों को यह बात समझ में आई कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा थोड़ा सर समझ में आ रहा है। देखो आपको मैं थोड़ा सा पहले फील दिला दूं, फिर चैप्टर की बात करते हैं, फिर शुरुआत इसकी हम करते हैं। तो ये हमारा एक कैपेसिटर है भैया, और इस कैपेसिटर में हमने एक बढ़िया सा एक सेल या बैटरी समझ लो हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक। और यहां पर एक स्विच विच भी लगा दिया है, स्विच को क्लोज कर दिया है। ये सेल का प्लस होता है, माइनस होता है, इधर से आई करंट निकल रहा है। बोलो भाई, अच्छा कुछ कुछ आया है, कोई बात नहीं, पूरा पूरा आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ये अगर सेल के प्लस से कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर बोलो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां पर निगेटिव चार्ज इस तरीके से क्रिएट होगा क्योंकि ये निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। सही है, सबको पता है? हां सर जानते हैं, ये तो कैपेसिटर वाला खेला लग रहा है सर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये कैपेसिटर के ही दोनों प्लेट्स हैं, राइट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा समझो, अगर मैं एक यहां पर एम्पीरियन लूप ले लूं, लेट अस कंसीडर दिस एज अ एम्पीरियन लूप। इस पहले वाले लूप के लिए, इस पहले वाले लूप के लिए, फॉर लूप 1, इस पहले वाले लूप के लिए अगर मैं अप्लाई करूं क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा हूं भाई, दैट विल बिकम म्यू नॉट टाइम्स आई। बोलो सब लोग मानते हो ये बात? सब लोग मानते हो ये बात? सही है? अगर सही है भैया तो जरा थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जल्दी से, फटाफट फटाफट भैया। अगर ये बात मानते हो कि हाँ सर ये सही है, म्यू नॉट आई सर इस लूप से पास होने वाला करंट सर आई है, तो उसके लिए बेटा हम इसको लगा देंगे, राइट। और एक लूप हमने और कंसीडर किया, वो इस प्लेट के जस्ट राइट साइड में है। ये वाला जो लूप है वो प्लेट के जस्ट लेफ्ट में है, और ये वाला लूप जो है वो जस्ट राइट साइड में। एकदम चपका के इसलिए मैंने नहीं बनाया है कि वरना थोड़ा तुम्हें देखने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ये वाला जो लूप है ना वो प्लेट के जस्ट लेफ्ट में है, और ये वाला जस्ट राइट साइड में है भाई साहब,
है ना। अच्छा सर, ठीक है सर, दूसरे वाले लूप के लिए अगर सर अप्लाई कर दें तो दैट मींस फॉर लूप 2, पहले वाले लूप के लिए अप्लाई किया, वैल्यू आ गई। दूसरे वाले लूप के लिए बेटा अप्लाई करेंगे, जरा कमेंट करके बता दो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट बता दो जरा। सेकंड वाले लूप के अंदर बोलो कितना करंट फ्लो हो रहा है, सेकंड वाले लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, फटाफट बता दीजिए भाई साहब। जब भी ये लॉ अप्लाई करते हैं बोलो आई का मतलब होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप, है ना। हाँ, नेहा यादव ने सबसे पहले बताया, नेहा ने बिल्कुल सही बताया है। नेहा ने बोला सर इसके बीच से सर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर, तो करंट की जो वैल्यू है सर वो 0/सन्नाटा है। इसका मतलब भाई साहब यही वाला हमारा जो इंटीग्रेशन है, पहले उस इंटीग्रेशन की वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर आ रही है, यानी प्लेट के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू म्यू नॉट आई है, प्लेट के जस्ट राइट साइड में वैल्यू 0 के बराबर हो गई सर। अच्छा, हमने कहा ऐसी बात है, एक लूप और मानो, एक लूप भाई साहब और मान लो, वो राइट वाली प्लेट के जस्ट राइट में, है ना, एक लूप और मान लो। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं सर। नाउ फॉर लूप थर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, लूप थर्ड में जब हम लोग अप्लाई करेंगे यही वाला एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, दैट इज अगेन म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको। पहले वाले लूप के लिए वैल्यू है म्यू नॉट आई, दूसरे वाले लूप के लिए वैल्यू 0 है, तीसरे वाले लूप में फिर से वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। लो दीपक कह रहे हैं सर ये लूप क्या होता है, लूप का मतलब फांसी का फंदा, क्लोज्ड पाथ, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो हमें फंदा दिखाई पड़ता है। हाँ, जैसे जब प्लेन में चल रहे होते हैं, भगवान न करे कोई समस्या हो जाए तो उसमें ऊपर से धड़ से नीचे गिरता है ना, वो ऑक्सीजन वाला मास्क और कूदने उदने के लिए सब किट विट आती है। तो जब आप लोग कभी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ना सर लूप क्या है, तो हमें भी ऐसा लगता है धड़ से गिरा यहाँ पे कुछ, और बस इसी में अपनी मुंडी डाल दें हम, और कहा जय श्री राम। हाँ नालायकों। तो लूप 1, लूप 2, लूप 3 के लिए जब हम लोगों ने लगाया तीनों लूप्स के लिए, तो भाई साहब अब मैक्सवेल साहब बैठ करके सोच रहे हैं कि साला करंट है कि मिस्टर इंडिया है। मैक्सवेल साहब क्या पूछ रहे हैं, मैक्सवेल साहब ने मिस्टर इंडिया वाली मूवी देखी थी अपने अनिल कपूर साहब की, तो उन्होंने सोचा कि साला करंट है कि ये मिस्टर इंडिया है, कि यहां से लेकर यहां तक करंट है, इतने में करंट नहीं है, फिर इतने में करंट आ गया। कह रहे ये प्रॉपर्टी तो हमने इंडिया में मूवी देखी थी मिस्टर इंडिया, उन्हीं के पास थी। भाई साहब बोलो आप में से कितने लोगों ने देखा है मिस्टर इंडिया पिक्चर, कितने लोगों ने मूवी देखी है मिस्टर इंडिया, बोलो यार। कितने लोगों ने मिस्टर इंडिया देख रखा है, वो मूवी थी ना कोई अनिल कपूर साहब की, हाँ देखा होगा आपने। देखे जरा कितने प्रतिशत भारतीय हैं यहां पे जिन्होंने पिक्चर देखी है, जल्दी से बताइए जरा। तो मिस्टर इंडिया वाली पिक्चर देखी है, जल्दी से जरा थम्स अप करके बताइए। अबे नहीं देखी तो तुम लोग यार क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना, थोड़ी बोली मूवी तो देख लिया करो, है। हाँ सर देखते हैं, देखते हैं सर, बताएंगे नहीं कौन सी, नालायकों। अरे थोड़ी बोड़ी कुछ मूवीज हैं जिसका मैं एग्जांपल देता हूं कभी कदार, है, देख लिया करो। हाँ हाँ, मुकाम्बो खुश हुआ, यस यस, देखो कितना अमर कैरेक्टर है ना, कितना अमर कैरेक्टर है, मुकाम्बो खुश हुआ, यस। जल्दी से बताओ जरा कितने लोगों ने देखा है। अमरीश पुरी साहब जो है बेचारे पैदाइशी विलेन थे, हाँ। यस, मुकाम्बो खुश हुआ। तो भाई साहब उस मूवी में ऐसा होता था कि वो अनिल कपूर के पास एक कोई घड़ी वड़ी आ गई थी, वो घड़ी जब वो पहन के बटन दबाता था तो वो गायब हो जाता था, राइट।
और उसके बाद जब उसका मन होता था फिर से दबाता था, वापस प्रकट हो जाता था। तो वही वाली घड़ी लग रहा है इस करंट को मिल गई कि जब वो यहां से वायर में फ्लो हो रहा है तो यहां पे करंट है, फिर इधर वाले में भैया गायब हो गया, फिर इधर वाले में फिर से करंट आ गया। तो हमारे मैक्सवेल साहब ने सोचा कि यार ये तो प्रॉपर्टी मिस्टर इंडिया की है। 70% बच्चा ने देखा है, 30% बच्चे लोग जो है बहुत पढ़ाई कर रहे थे, वो देख नहीं पाए हमारे। 30% बच्चे लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, समय नहीं मिल पाता है, क्यों भाई? तो तो यार देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी की बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंटिन्यूअस, भाई करंट तो एक कंटिन्यूअस चीज है ना, ये तो एक कंटिन्यूअस इफेक्ट है। करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो भाई साहब यहां पर कंटिन्यूअसली करंट होना चाहिए, यहां से लेके यहां, इसके बीच में भी, फिर यहां भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पर देखने को भैया नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये पता चल रहा है उधर से करंट आ रहा है, फिर इधर से भी करंट निकल करके ऐसे चला जा रहा है, राइट? तो यहीं से मैक्सवेल साहब को यह बात समझ में आई कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ गिव्स नॉन यूनिक प्रिडिक्शन, gives non-unique prediction in cases where electric current changes with time। अब ये खेला जरा समझो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ, जब पहले लूप के अलोंग हमने वैल्यू देखी बी डॉट डीएल, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डीएल अलोंग सेकेंड लूप। पहले वाले लूप के अलोंग जो वैल्यू आ रही है और दूसरे वाले लूप के अलोंग जो वैल्यू आ रही है, ये भाई साहब आपस में बराबर नहीं है। और वैल्यूज अगर आपस में बराबर नहीं है तो ये लॉ हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब ये यूनिक आंसर नहीं देता, एक तरह का आंसर भाई साहब ये नहीं दे रहा है, राइट है? एक तरह का आंसर नहीं दे रहा है। हटाओ इसको जरा, बंद करो चैट। तो भैया कुछ तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि या तो ये करंट कुछ अलग तरह का करंट है, इसके अंदर कुछ अलग ही तरह की दिव्यता है, या फिर हमारी नॉलेज में कहीं कुछ कमी है, राइट? तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, करंट की दो कैटेगरी बनाओ। उन्होंने कहा कि करंट की दो कैटेगरी बनाओ। उन्होंने कहा करंट दो तरह का हो सकता है। पहले करंट का नाम मैक्सवेल ने बोला कंडक्शन करंट। उन्होंने बोला करंट दो तरीके का होता है मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है। पहला है कंडक्शन करंट, और भाई साहब दूसरा करंट उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। पहला करंट था बेटा कंडक्शन करंट और दूसरा था डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट उन्होंने बोला जो वायर में फ्लो हो वो हमारा कंडक्शन करंट है, ठीक, आईसी। और जो वायर में ना फ्लो हो, है ना, वो किसी ऐसे रीजन में फ्लो हो जो कि कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की बात हो गई। अब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का नाम उन्होंने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये वैसी वाली बात हुई है कि एक गंगाधर है और वही शक्तिमान भी है। जहां पर शक्तिमान है वहां गंगाधर नहीं है, और जहां गंगाधर है वहां शक्तिमान नहीं है। बोलो यार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे गंगाधर शक्तिमान तो देखे हो? नहीं सर, तब हम पैदा नहीं हुए थे जब आता था। बोलो यार, गंगाधर और शक्तिमान जी के बारे में जानते हैं कि नहीं आप? ये आयरन मैन, स्पाइडर मैन, बाकी जितने सारे मैन्स को आप जानते हैं, ये तो बाद में आए हैं। इन सबके पिताजी हैं शक्तिमैन। जानते हैं कि नहीं आप? ये स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, है ना, ये सब जो कुछ आए हैं ये सब बाद में हैं। इन सबके फादर हैं शक्तिमैन। यस।
तो जहां पर शक्तिमान होते हैं, मतलब शक्तिमान जहां पर होता है वहां गंगाधर नहीं होता है, और जहां गंगाधर था वहां शक्तिमान नहीं होता है। वैसी ही वाली कुछ बात मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी चल रही है। उन्होंने कहा जब वायर में फ्लो हो तो कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से वायर आ गया तो फिर से नाम क्या है भैया, कंडक्शन करंट। सही है क्या? हाँ, कुछ लोग गाने लगे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, है ना? यस, देखा है देखा है। हाँ, अरे हनुमान जी का लेवल अलग है, वो इन सब के ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनकी बराबरी मत करो, है ना? छोटे लोगों की बात हो रही है यहां पे। अरे बच्चों, हनुमान जी इन सब के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो उनकी बराबरी नहीं है भाई इन लोगों से। हाँ, है। यस। सो मेरे प्यारे बच्चों, करंट दो तरह का हो गया, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्शन करंट मेरे प्यारे बच्चों किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज है, राइट, है ना? और डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होने वाले चेंज की वजह से आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जबकि ये वाला जो करंट है ये चार्ज के फ्लो होने की वजह से आता है। सही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्होंने कहा, देखो अब मैक्सवेल साहब की समझदारी देखो। मैक्सवेल साहब ने कहा कि अगर इस लूप में यहां पर जब इंटीग्रेट किया वैल्यू म्यू नॉट आई, यहां पर वैल्यू किया खट से जीरो हो गई, यहां फिर से म्यू नॉट आई आ गई, यानी प्लेट के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है लेकिन प्लेट के जस्ट राइट में वैल्यू नहीं है, और यहां प्लेट के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू नहीं है लेकिन प्लेट के जस्ट राइट में वैल्यू है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, करंट ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो उन्होंने कहा हमारी नॉलेज में कुछ कमी है, और कमी यह है कि करंट दो तरीके का होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट की बात हम वहां करेंगे जहां पे चार्ज फ्लो हो रहा हो dq/dt, और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हम वहां करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। बोलो जितने लोगों को बात समझ में आई है फटाफट अपना दिल चीर के दिखा दीजिए सभी लोग यहां पर। हाँ, फटाफट दिखा दीजिए भाई, सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए। अगर बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है तो जल्दी से। हाँ, जल्दी दिखा दो भाई दिल। अरे आने दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आने दो। हाँ, यस, सभी लोग अपना अपना दिल दिखा दें जरा, तो फटाफट दिल दिखा दें। हाँ, तो भैया, यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, वेरी गुड। सभी को लगभग लगभग बात समझ में आई है। नहीं समझ में आई है तो अभी आगे आ जाएगी, है ना? जूझते रहो, लगे रहो, हाँ डटे रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आएगा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? अरे भाई आने तो दो भाई, आने तो दो। सर आप बेस्ट टीच करते हैं। अच्छा भैया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर B.dl म्यू नॉट आई का मतलब क्या होता है? अरे ये हरिलाल कुमार, कहां थे भाई? एक फंदा और गिरा फट से। हाँ, हरिलाल भाई कहां थे? आज ही ज्वाइन किए हो का बैच? तो हरिलाल साहब कह रहे हैं सर ये B.dl म्यू नॉट आई का होता है। भैया हरिलाल साहब एक एम्पियर साहब थे सन 57 में। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का एक चैप्टर होता है क्लास 12th में, वहां पर एक एम्पियर साहब थे, उन्होंने सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कुछ निकालना उकालना, थोड़े मोड़े ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने वहां पे सिखाया था, है ना? तो भैया हरिलाल साहब थोड़ा जाओ पीछे। एक तो तुम्हारा नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हरी भी है लाल भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करिए। क्या करंट बिटवीन टू प्लेट्स इज ऑलवेज जीरो एट एनी कंडीशन? नहीं बेटा सुहानी, हम लोगों को उस समय पूर्ण ज्ञान नहीं था, अभी हम लोग को ज्ञान आया है ना? अब हमारे पास ज्ञान आया है सुहानी बेटा। ज्ञान ये है कि जब प्लेट्स के पहले वायर में करंट फ्लो हो रहा था तो उसका नाम था कंडक्शन करंट, और जैसे ही प्लेट्स के बीच की बात हुई तो सर वहां पर नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। सही है? यस सर, डिस्प्लेसमेंट करंट में करंट पॉइंट पे जाएगा बट शॉर्टकट वे में है। ये कहना क्या चाहता है भाई? ये
राजपूत जी, डिस्प्लेसमेंट करंट में करंट पॉइंट पे जाएगा बट शॉर्टकट वे में। यार तुम लोग क्या लिखते हो यार। टेंशन ना लो, मैं ये वीडियो कॉल वाला फीचर सही करा रहा हूं। ये जिस तरह के डाउट पूछते हो ना, यहीं पे खट से वीडियो कॉल करूंगा और तब पूछूंगा कहना क्या चाहते हो भाई। सर एनसीईआरटी वाला का पीडीएफ कहां मिलेगा? बेटा मिल जाएगा, ऐप पे ढूंढो, ऐप पे ढूंढो, मिल जाएगा। सर क्या डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा जीरो होगा? अरे नहीं भाई। सर प्रीवियस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल 10-10 बार लगा डाले हैं बट समझ नहीं आ रहे हैं। लग तो जाते हैं बट समझ नहीं आते हैं। अरे गजब, लग तो जाते हैं बट समझ नहीं आता है। अरे वाह, क्या टैलेंट है। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? लग जाए कोई न्यूमेरिकल लेकिन समझ में ना आए है? भाई बस लगाना ही है, समझो मत तुम। अगर तुमसे लग जाते हैं न्यूमेरिकल्स तो बस लगा देना तुम कॉपी पे, बात खत्म। क्या जरूरत है समझने की जब बिना समझे लग जा रहे हैं तो। यार तुम लोग गजब गजब की बातें करते हो यार। सर मेरे एग्जाम्स में रे ऑप्टिक्स आ रहा है, ईएम वेव्स नहीं आ रहा है, एसी भी नहीं आ रहा है। अरे अच्छी बात है, तुम्हारा स्कूल बढ़िया है बेटा। चलो भाई, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आप लोग के डाउट देख लिए हैं। हाँ। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आते हैं बेटा। मैक्सवेल साहब ने ये बोला कि यार यहां पर दो तरीके का करंट होना चाहिए। अगर वायर में फ्लो हो तो उसका नाम कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर फ्लो हो रहा हो तो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। सर आखिर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आखिर ऐसी क्या चीज है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपेसिटर जो है वो थोड़ा नमक हराम टाइप का होता है। जब कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज होता है तो वो मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है कि भाव आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, जब वो एकदम फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अब वो करंट को आने ही नहीं देता। यानी कैपेसिटर का नेचर ये है कि जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है तो उस समय करंट मान लो मैक्सिमम आया, फॉर एग्जांपल 10 एंपियर का करंट आया उसकी तरफ, तो 10 एंपियर ले लेगा और खुद को चार्ज करेगा। जैसे जैसे चार्ज होता जा रहा है अब वो 10 एंपियर घट रहा है, 10 एंपियर का 9.5 एंपियर, फिर 9 एंपियर, 8.5 एंपियर, 8 एंपियर, 7.5 एंपियर, 7 एंपियर, 6 एंपियर, घटता चला जा रहा है धड़ाधड़, और ये चार्ज होता चला जा रहा है। जैसे ही फुल्ली चार्ज हुआ इसने करंट को लात मार दिया कि भाग यहां से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। बोलो यार, समझ में बात आई क्या? तो कहने का मतलब कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता जाता है उसमें जाने वाला करंट रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो करंट की वैल्यू देखो यहां पर चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि करंट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पर चेंज हो रही थी, इसीलिए यहां पर खेला स्टार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। सही है ना? सही है ना? यस सर। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया? मैक्सवेल साहब फॉर्मुलेटेड फोर सेट ऑफ सेट ऑफ 4 इक्वेशंस। उन्होंने 4 इक्वेशंस को कलेक्ट किया और बोला कि इन इक्वेशंस का नाम है भैया मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशंस को कलेक्ट किया और उसको अपना नाम दे दिया। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस ही प्रेडिक्टेड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस प्रोपगेट एज ट्रांसवर्स वेव्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशंस को कंबाइन किया, अभी उन चारों इक्वेशंस की बात हम लोग करेंगे आगे, और उन्होंने यह कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ टाइम और स्पेस में ट्रैवल करती हैं, और जब ये एक साथ ट्रैवल कर रही होती हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुरुआत होती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन तब होगा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ सेम प्लेस सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हो। राइट है? His discovery that electromagnetic waves travel with the speed of light, उनकी जो डिस्कवरी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो बाद में ये पता चला कि भैया लाइट खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट खुद ही क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। राइट? तो ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि भैया मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बताया। ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है मैंने आपको बताया ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम के साथ वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, है ना, तो कपल्ड फॉर्म में जब वो मूव कर रही होती हैं तो वहां पर जो इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो पढ़ो, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस दोनों पर डिपेंडेंट हो। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
और मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसी भी वेव की इक्वेशन होती है। बोलो क्लास 11th में एक चैप्टर था वेव नाम का, याद करो, याद करो, क्लास 11th में वेव नाम का एक चैप्टर था, है ना? तो वहां पर आपने इस तरह की इक्वेशंस पढ़ रखी है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपने पढ़ रखा है, राइट है? सो अगर वेव जा रही है x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है y डायरेक्शन में, तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी z डायरेक्शन में। क्लियर है भाई? तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा j कैप y डायरेक्शन, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पे मैं लिख दूंगा k कैप, राइट? और वेव किधर जा रहा भैया? x डायरेक्शन में, ठीक है? तो जरा चेक कर लो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है और पोजीशन के साथ भी चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही हो तो वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन होता है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, है ना? हाँ, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं। देख लो भैया, यहां पर मैंने आपसे इसकी बात किया था कि हमारा ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो नॉन यूनिक प्रेडिक्शन कर रहा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये जो पूरी चीज है इसको उठाकर आप इस वाली स्लाइड में यहां पर नोट कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर, आगे बढ़ो। अब यहां से एक नई चीज की शुरुआत हुई। क्या? मैक्सवेल साहब ने सोचा यार क्योंकि यहां पे कुछ लोचा है, तो उन्होंने मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ कर दिया। उन्होंने उस एम्पियर्स सर्किटल लॉ को बेटा क्या किया? मॉडिफाई किया। उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ में थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ले आए। वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ले। अब जरा पढ़ो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में तुम्हें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पर आएगा जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा हो विद टाइम। तो जरा पढ़ो, टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्री कंसीडरेशन। मैक्सवेल ने सिमेट्री देखी। उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर इंड्यूस्ड करंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने पर भी इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। सो बाय फैराडेज लॉ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। हेंस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एज करंट्स आर द यूजुअल सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट होता है, हेंस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ करंट। उसने ये रिजल्ट निकाला कि अगर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ, स्पेस के साथ अगर वो चेंज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी करंट से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से भी वहां पर करंट आना चाहिए। उसी करंट का नाम उसने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, है ना, ताकि वो कंडक्शन करंट से उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्शन करंट का मतलब होता है dq/dt। बोलो, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, यही मैंने आपको सिखाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। कंडक्शन करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से जनरेट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरे को आप डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅e बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा भाई साहब, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू निकल करके आ गई, वो वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन dt। बोलो, फील आ रहा है या नहीं फील आ रहा है? सभी लोग भैया बता दो जरा, फील आ रहा है या नहीं आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कब करोगे? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, है ना? हाँ, समझ आ रहा है क्या भैया भाई? यस। तो कंडक्शन करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हो रहा होता है।
तो भैया देख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंट इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट व्हेनेवर, व्हेनेवर कहां पर आएगा, व्हेनेवर, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट करंट की भैया वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सबको पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया यानी ई इंटू ए, राइट। वही वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो आपने गॉस लॉ में पढ़ा था, राइट। अब उन्होंने ये कहा कि भैया वो जो लूप है उस लूप के अंदर दो दो तरह के करंट्स हो सकते हैं, कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। तो उन्होंने कहा कि ये जो एम्पियर्स लॉ था उस एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा करो मॉडिफाई। एम्पियर्स लॉ कहते हैं ना इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई, तो उसने कहा इसको आईसी प्लस आईडी कर दो। यही है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इसकी वैल्यू को उसने बोला म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी कर दो। कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट कर दो, ठीक। कंडक्शन करंट की बात हम वहां करेंगे जहां पे करंट वायर में फ्लो हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात वहां करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, राइट। तो यही है बेटा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? एक लोग कह रहे हैं सर आप तो ये सर पीपीटी ले आते हो सर, हम कैसे लिखें? भैया पेन निकालो, है ना, और हेडिंग तो ये वाली पड़ी हुई है, देख लो ये हेडिंग देखो, सन 57 से एक ही हेडिंग पड़ी हुई है, वही वाली हेडिंग आपको लिखनी है। फिर एक हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट करंट, फटाफट उसकी डेफिनेशन जो लिखना चाहो लिख लो। जो इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैं डब्बे के अंदर कर देता हूं, मेरी हमेशा की आदत है, जब मैं बहुत छोटा सा तब से डब्बा बनाता आ रहा हूं। उसके बाद भैया ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक ठीक। उसके बाद यहां पर ये मॉडिफिकेशन लिख लो, हेडिंग लिख लेना मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। बोले यार इसमें क्या दिक्कत है? जरा जरा सी चीज की तुम लोग टेंशन लेते हो, है? आराम से लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आईसी प्लस आईडी हम लोग को यहां पे कर देना है। तो आप देख सकते हैं हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट कंडक्शन करंट। उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होता है, उसके साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी होता है। यानी कि ध्यान से पढ़ो, कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है ही, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहां भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या आप सभी को बात समझ में आ रहा है बेटा? तो टोटल करंट हो जाएगा आईसी प्लस आईडी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, राइट, पहले भी आपको बता चुका हूं। क्या आप सभी को इस बात का थोड़ा सा समझ में आ रहा है भैया? थोड़ा और डिटेल में आओ, बताते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मैंने बताई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब बेटा गॉस लॉ हमसे क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। देखो डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, कांस्टेंट को बाहर करो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो भी सॉल्व करने पर dq बाई dt के बराबर आती है, यानी कि कंडक्शन करंट के बराबर आती है। यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों कहीं ना कहीं सेम है लेकिन सिर्फ नाम अलग है। वायर में चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो करंट है उसका नाम कंडक्शन करंट, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट है उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है, और है दोनों की वैल्यू सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बोथ आर सेम। आईडी और आईसी मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड देखोगे तो दोनों का क्या होता है? सेम होता है। आ जाओ भैया डाउट चेक कर लेते हैं। कुछ लोग डाउट, ये इनके डाउट हैं। हाँ अर्पिता, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कल छुट्टी है, मैं तो कल लिखूंगा। भाई इसमें डाउट क्या है तुम्हें? है तुम कल लिख लेना भाई, हम कहाँ कह रहे अभी लिखो, नहीं नहीं अभी लिखो तुम।
सुहानी सर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? बेटा सुहानी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बोलो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। करंट का मतलब वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है, और अगर चार्ज है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ही है। बोलो यार, चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ही है। सर है तो एम्पियर्स लॉ, वहां भी तो टोटल करंट लेना था, यहां भी आईसी प्लस आईडी। हाँ बेटा नेहा, लेकिन जब हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में लिखा था ना कि म्यू नॉट आई नेट, तो वहां मैंने आपसे कभी भी डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम नहीं लिया था। आज तक मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ करंट बोला था। बोलो यार, आज पहली बार मैं आपसे कंडक्शन, करंट और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग नाम ले रहा हूं। अदरवाइज अभी तक बेटा सिर्फ करंट बोलते थे हम। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में टेंशन ना लो, पूरा चैप्टर ही वही है, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, परेशान मत हो। सर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होती है पेपर में, आज मेरा स्कूल था ना, स्कूल में मेरा आज पेपर था, एग्जाम था, बहुत कम एमसीक्यूज ठीक है। तो भैया विजेंदर भाई थोड़ा मेहनत करो यार, मेहनत करो, कॉन्सेप्ट को बेटा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी जब आएगी ना तो एमसीक्यूज तुम्हारे अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। एमसीक्यूज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों एक जैसे लग रहे होते हैं, इसलिए वहां पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है बेटा, उनका एमसीक्यू सही हो जाता है। तो विजेंदर भाई अभी बहुत समय है, आप थोड़ा मेहनत करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए, ठीक है? वेक्टर फॉर्म समझ नहीं आया तुम्हें भाई, वेक्टर ही नहीं आया है अभिषेक बेटा, तुमको वेक्टर आया होता तो वो फॉर्म समझ में आ जाता। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। सागर भाई क्या नींद से जगे हो अभी? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? जल्दी से जरा कमेंट करके बता दो, सर कुछ नहीं आ रहा, सर ब्लैंक, सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, सर कुछ नहीं दिख रहा है। सर बताओ भाई जरा, कितने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है? ये बता रहे सीधा बताओ ना, घुमा क्यों रहे हो भाई? सीधा क्या पूछना है तुम्हें है? सीधा क्या पूछना है? तुम्हारा दिमाग सीधा होता तो तुम्हें आ जाता। थैंक यू बेटा आस्था। हाँ भाई, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा है सर? हाँ है कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। ऐसा क्या है बेटा जो तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है? आखिर देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सीरियस हो तो आखिर ऐसा क्यों है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह है कि आपका जो बेसिक है आपका कहीं ना कहीं वो वीक है। अगर आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ ही नहीं आता है तो ऑब्वियस है आपको यहां पे दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अगर एम्पियर्स सर्किटल लॉ आता है तब तो यार इजी है, इसमें ऐसा क्या मैंने बता दिया अभी तक, बताओ है? तो आप सभी लोग, अगर नहीं आता है तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ को थोड़ा सा बेटा रिवाइज करो, ठीक है? हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं है। तो भैया आईसी और आईडी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो लगभग लगभग सेम होता है, ठीक? अच्छा, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा हम लोग E इंटू ए भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारा है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी था, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया कांस्टेंट है इसलिए मैं उसको बाहर कर रहा हूं। डी बाई डी टी ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जा सकता है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। डिस्टेंस को हम करेंगे बाहर तो ये तुम्हारा डीवी बाई डी टी भी बन सकता है, राइट? अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया, सी डीवी बाई डी टी। तो इसको कई तरीके से बेटा हम लोग घुमा फिरा के कर सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों को अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, राइट है? चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते। कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक? अब फिर से उसी लॉ पर वापस आते हैं। ये वही कैपेसिटर प्लेट्स है, ये वही वाला हमारा सेल या बैटरी है, ये वही वाला स्विच है, ठीक?
ये प्लस है, ये माइनस है, इधर से बेटा करंट निकल रहा है, उसका नाम कंडक्शन करंट है। यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां निगेटिव चार्ज आता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्रिएट हो जाती है। अब क्योंकि कैपेसिटर का नेचर ये है कि जैसे जैसे ये फुल्ली चार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बेटा बढ़ता जाएगा, कंडक्शन करंट की वैल्यू घटती चली जाएगी, यहां पर जाने वाला करंट लगातार रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक, इसका नेचर ही ऐसा होता है कि जब ये फुल्ली चार्ज होने लगता है तो भैया, है ना, जब ये फुल्ली चार्ज होने लगता है तो ये करंट को रिड्यूस कराता जाता है, तो बेटा करंट घटता जाएगा। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ घटता चला जाएगा। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ रिड्यूस होता रहेगा। और अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है तो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा और उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी के बराबर। राइट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की भाई साहब वैल्यू आ गई, है ना। कुछ लोग लगे पड़े हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दे दो बस, आओ कुछ ना दो, बात भले ना करना कभी, बस आईडी दे दो, हमें नोट्स बनाना है उसका, लिखेंगे आराम से हम। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, कंडक्शन करंट कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का वहां पे खेला स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वायर में जो करंट है वो कंडक्शन करंट है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहां पे फिर से जो है हमारा कंडक्शन करंट है। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वही 3 लूप्स कंसीडर कर रहे हैं। एक लूप प्लेट के जस्ट लेफ्ट में है, L1 लूप। दूसरा वाला लूप जो है वो प्लेट के जस्ट राइट में है, L2 वाला लूप। तीसरा वाला जो लूप है वो फिर से इधर की तरफ है। पहले वाले लूप के लिए अगर मैं वैल्यू रखूंगा फॉर लूप 1, दैट इज बी डॉट डीएल, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी। राइट, और आईसी जो होता है बेटा वो तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी होता है। राइट, फिर इंटीग्रल अलोंग सेकेंड लूप जब हम करेंगे बी डॉट डीएल, तो इसका मतलब क्या है, म्यू नॉट टाइम्स आईडी होना चाहिए सेकेंड वाले लूप के लिए। और आईडी की भी वैल्यू अगर मैं यहां लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होती है। उसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ, गॉस लॉ कहता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अगेन म्यू नॉट टाइम्स डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, कुछ ऐसा। और तीसरे वाले इंटीग्रेशन, तीसरे वाले लूप के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो दैट विल बी अगेन म्यू नॉट टाइम्स आई सी, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होता है, तो म्यू नॉट डी क्यू ओवर डी टी। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, यहां से चीजें अब क्लियर हो रही हैं कि इट सिंपली मीन्स इंटीग्रल बी डॉट डीएल अलोंग फर्स्ट लूप इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डीएल अलोंग सेकेंड लूप इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डीएल अलोंग थर्ड लूप। तीनों लूप में बेटा जो वैल्यूज हैं अब वो आपस में बराबर आ गई हैं, यानी कि अब हमारा जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, हेंस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, modified Ampere's law is consistent. Modified Ampere's law जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कंसिस्टेंट है। क्लियर है क्या? बोलो अब कितने लोगों को बात समझ में आई? जल्दी से आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में एक बार, सभी लोग आग लगा दीजिए, सभी लोग एक बार। यस, है ना। तो देखो भाई, यहां पर इसके बीच में इस लूप में सिर्फ कंडक्शन करंट था, यहां पर इस वाले सेकंड वाले लूप में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट था, यहां वाले में फिर से सिर्फ कंडक्शन करंट था। तो जहां पर कंडक्शन करंट है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां कंडक्शन करंट नहीं है। क्लियर है क्या? है ना भाई? बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको बात समझ में आ रही है? 30 सेकंड का समय है, जल्दी से भैया बता दो, जल्दी से बता दो। और जिन लोगों को नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुना करो बेटा। बात को ध्यान से सुनोगे 100% समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं हो सकता भैया, है ना।
हाँ, ध्यान से बेटा सुना करो बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सब कुछ समझाते हैं, जीरो लेवल से समझाते हैं और जीरो से हीरो तक हम लोग जाते हैं, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना तो पड़ेगा, तो सब कुछ समझ में आएगा, है ना। हाँ भाई, कुछ लोग आग वाग बुझा दो, पानी वानी डाल दो मोबाइल में अपने। तो कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हम सबको समझ में आ गया है। सो अब आ जाओ जरा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी करंट के पास होती हैं, राइट। हाँ, क्या कर लेते हैं भैया। यस, 85% लोगों को समझ में आया, 15% बच्चों को थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया है। कोई बात नहीं, समय के साथ उनको आ जाएगा, है ना। 15 में से 7-8% बच्चे तो हमारे वो वाले हैं, कौन वाले, पैरामैग्नेटिक, है ना। नहीं नहीं, डायामैग्नेटिक वाले थे, है ना। तो उनको भी धीरे धीरे फेरोमैग्नेटिक बनाना है भैया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट्स व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा बेटा, वहीं पर ये आएगा। अनलाइक कंडक्शन करंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशंस। कंडक्शन करंट जो है वो dq बाई dt, चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। फिर कह रहे हैं इट इज नॉट अ करंट, इट ओनली एड्स अप टू द करंट डेंसिटी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐड होता है, क्योंकि नॉर्मली करंट क्या है, करंट चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होने वाले चेंज की वजह से है ना। तो इट इज नॉट एक्चुअली करंट, इट एड्स अप टू द करंट डेंसिटी इन द एम्पियर्स सर्किटल लॉ एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज कॉल्ड करंट। क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको करंट मान सकते हैं। तो इतनी पूरी कहानी लिखने की बजाय आप सीधे सीधे लिखना, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस magnetic field. The magnitude of the displacement current is equal to rate of displacement of the charge from one capacitor plate to another capacitor plate, यानी कि dq by dt के बराबर होता है। Together with the conduction current, displacement current satisfies the property of continuity। जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, करंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये उस कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है, क्योंकि भाई वायर में कंडक्शन करंट है, प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, और उसकी भी मैग्नीट्यूड सेम वही है ना। बाद में फिर कंडक्शन करंट आ जाता है। तो ओवरऑल देखोगे तो पूरे सर्किट में dq बाई dt करंट फ्लो हो ही रहा है पूरे सर्किट में। तो ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाइए जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बोलो प्लेट्स का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इट इज पाई इंटू 5 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करोगे मीटर में आएगा, इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। It is being charged so that electric field between the gap of the plate rises steadily at a rate of this। इलेक्ट्रिक फील्ड राइज हो रहा है तो उसको हम dE by dt लिख सकते हैं, और dE by dt की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 to the power 12 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। वोल्ट पर मीटर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की भाई साहब वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं, है ना, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो भैया देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt, राइट। तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया है कांस्टेंट, तो एरिया को करो बाहर, अंदर बेटा सिर्फ बन जाएगा dE बाई dt, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया कितना है भैया, पाई इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई dE बाई dt। dE बाई dt हमें डायरेक्ट गिवन है 10 टू दी पावर नहीं 10 टू दी पावर +12। तो बहुत बढ़िया, 10 की पावर -12 और 10 की पावर +12 आपस में बेटा हो गया कैंसिल। रिमेनिंग जो कुछ है उसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व करने में थोड़ी सी बेईमानी तो बनती है भाई, है ना। तो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 694
0.725 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4। तो यहां पे 100 का डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई, तो 6.94 इंटू 10 टू द पावर, मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा। इतने एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 0.07, 0.07, हाँ सही है, 0.07, यस इट इज एग्जैक्टली राइट। चेक कर लो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई है तो आग लगा दीजिए, फटाफट फटाफट आग लगा दीजिए अगर बात समझ में आई है तो। क्लियर है भाई? सर क्या आप कैपेसिटेंस के बीच में करंट जीरो नहीं होगा? नहीं बेटा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अब करंट जीरो नहीं होगा। अब हम बोलेंगे कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक, किताब खोल के बैठा था, जरा सी नजर हटी है, ये क्या भाई, ये डब 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 क्या है भैया, बताओ जरा क्या होता है ये, हमें नहीं पता भाई। सर ये क्या वाला स्लाइड रिपीट कर दीजिए बेटा, एक बार तुम्हें ही रिपीट करके देख लो। सर 12 में करंट फ्लो है, अच्छा L2 में, हो L2 में करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा बेटा? पहले फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि वो कैपेसिटर प्लेट्स था और उस समय हम लोग को पूर्ण ज्ञान नहीं था। क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए हमें ऐसा लगा कि भैया हवा में तो करंट फ्लो होता नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पे जीरो बोला था। बाद में जब एम्पियर साहब ने, सॉरी मैक्सवेल साहब ने जब चीजों में करेक्शन किया तब हमें बात समझ में आई। ठीक है, आशीष कह रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पर आ जाएगा। ऐसा डाउट पूछते हैं जहां कुछ होता ही नहीं है। प्रकट हो गया, लो भैया प्रकट हो गया। कैसे कैसे अद्भुत लोग हैं यहां पर। तो आप सब लोग समझ रहे हैं, अगर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी चेंज हो रहा होगा, है ना, तो भैया वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। सर आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट टॉपिक किस चैप्टर में कराया है? बेटा इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में मैंने करवाया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर कैपेसिटर की प्लेट्स में करंट का काम कम होना से इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे हुआ? क्या चीज? अच्छा, करंट के कम होने। देखो करंट का अगर अमाउंट कम होता चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो चार्ज वहां पर कम होता जाएगा। जो दोनों प्लेट्स में जो चार्ज दिख रहा है वो चार्ज कम होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ेगा। एक्चुअली यहां पर सुहानी बेटा एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। इसलिए मैं उस चीज में बहुत डेप्थ में नहीं जा पा रहा हूं चाह कर भी, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो फिर भाई क्या करें। क्या सर मेरे सर में दर्द हो जाता है, क्या करूं? भाई है इतने सारे बच्चे, कहो तो बुला के तुम्हें सर्वर दबाया जाए, चंपी वंपी करवाया जाए तुम्हारी, है नालायक कहीं के। सर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, हम मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे। ये लो सिद्धार्थ कह रहे हैं सर ये सिलेबस में नहीं है। क्या सिलेबस में नहीं है? कौन बोल रहा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में? ये डिस्प्लेसमेंट करंट है भैया सिलेबस में तुम्हारे। तो भाई क्या बताएं अब हम तुम्हें आईडी का फॉर्मूला समझ नहीं आया? कौन सी आईडी भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है। हाँ देखो कुछ बच्चे तैयार भी हैं, कह रहे हैं सर हम सर नहीं दबाएंगे गला दबाएंगे, परमानेंट फुर्सत। हाँ धन्यवाद बेटा अनुकृति। आईसीआईडी सोनाली बेटा पूरा प्रूफ करके दिखाया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अगला देखो, द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ दिस।
तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है भैया 1 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज के चेंज होने का रेट यानी कि डीवी बाई डी टी, पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, अभी वोल्टेज चेंज हो रहा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, फटाफट कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। हाँ, फटाफट बता दो नालायकों, बातचीत में लगे हो। हाँ, एकदम बउआ छाप। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताई थी, दैट इज सी डीवी बाई डी टी। तो बस कर दो भना भन मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो गई है 5 माइक्रो एम्पियर। 5 माइक्रो एम्पियर, राइट राइट, 5 माइक्रो एम्पियर, है ना? यस। चलो, अब मैक्सवेल साहब की इक्वेशंस पर आ जाते हैं। मैक्सवेल साहब बहुत कलाकार आदमी थे। उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने 4 इक्वेशंस को कंबाइन किया और बोला यही चारों इक्वेशंस मिलकर के मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाती हैं। इनका जो काम ये था वो ये था कि जो डिस्कवरीज अलग अलग हुई हैं, अब किसी ने जैसे हमको बता दिया गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है भैया, तो गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ पढ़ रखा है। मैक्सवेल साहब ने फिर एम्पियर सर्किट लॉ में भी थोड़ा करेक्शन करवाया। गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म भी हमने पढ़ रखा है। इन्होंने उन चारों लॉज को कंबाइन किया। उन्होंने कहा यार ये सब आपस में कनेक्टेड लॉज हैं, तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो, इनको एक साथ पढ़ा करो, इनको एक साथ पढ़ा करो, राइट? उन्होंने ऐसा समझाया। और जब एक साथ हम पढ़ेंगे तो उसी सेट को, उसी सेट ऑफ 4 इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सवेल्स इक्वेशन में सबसे पहली इक्वेशन, सबसे बेहतरीन, सबसे पहली इक्वेशन हमारी है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम लोग छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब हम लोगों ने इस बैच को शुरू किया था, तो हम लोग वहां पे पढ़ चुके थे। गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये लॉ लिख देना, सबसे पहले फार्मूला लिख देना। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर के लिए जो भी चार्ज हम देते हैं, सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर रहता है। ये हमको पता चला गॉस लॉ से। एक दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि फोर्स, कूलम्स लॉ, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। ये भी हम लोग को मैक्सवेल साहब की यानी कि गॉस लॉ से हमें ये समझ में आया। फिर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलो, मैं पढ़ा चुका हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एक मैग्नेट की वजह से देखोगे तो जीरो होगा। इससे यह पता चला था कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला पोल होएगा नहीं। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ भी होगा, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज हमेशा जीरो हो जाएगा। दिस लॉ एम्प्लॉइज दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल और द मैग्नेटिक चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट। अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इट एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते ही नहीं है, यानी कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नॉर्थ है तो साउथ होगा ही होगा, ठीक है? ये हम सभी को याद आ रहा होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फैराडे साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, वो माइनस का डी फाई ई ओवर डी टी के बराबर होता है। ठीक है भाई? हाँ, अब ये देखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, ई बराबर डीवी ओवर डीएल होता है। तो डीवी बराबर ई डीएल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस। इसी को करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएल। राइट है, इंटीग्रल ई डॉट डीएल। तो आप चेक कर लो, इसी ईएमएफ की जगह पर क्या लिखा, इंटीग्रल ई डॉट डीएल, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये था मैग्नेटिक फ्लक्स, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, यहां से बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से निकाल करके मिल जाती है। ये क्लियर है क्या? बोलो यार, क्लियर है क्या? राइट, अच्छा, अगला देखो,
मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आईसी प्लस आईडी कर देंगे, आईडी की वैल्यू भी धर दो, तो आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt बन जाएगा। दिस लॉ एम्प्लॉइज द फैक्ट दैट not only conduction current but also displacement current associated with a changing electric field also produces magnetic field। यानी कि कंडक्शन करंट जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के होने की वजह से आता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अपने को अभी ये समझ में आ गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगी। ये था हमारे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आई? 4 लॉज थे, 4 इक्वेशंस थी, उसको इन्होंने कंबाइन किया। सबसे पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपको पढ़ा चुके हैं, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ वो भी आपको पढ़ा चुके हैं, चौथा है मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। इन्हीं चारों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। इसी को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई है? अगर बात समझ में आई है फटाफट जरा एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए। देन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, प्लीज सर रिटन फॉर्म में समझा दो। संजना बेटा इतनी बार तो समझा चुके हैं, है? इतनी बार समझा चुके हैं, क्या आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो मेरी बात? अंशु कह रहे सर आप मेरा डाउट क्यों नहीं देखते? वाई बेटा वाई देख तो लिया लेकिन तुम्हारे में डाउट है कहां कुछ है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सर? हम सर अपना दही मारेंगे। प्रियांशु भाई सर नोट्स हिंदी में सेंड्स करो प्लीज सर। भाई ये क्या कहना चाहता है? सर नोट्स हिंदी में सेंड करो, कर दो प्लीज। टेंशन ना लो, तो हम मोबाइल पे भेजेंगे, हम व्हाट्सएप करेंगे तुम्हें, टेंशन ना लो तुम। हाँ वो भी हिंदी में नोट चाहिए इन्हें। सर क्या ये चैप्टर मिक्सचर है पिछले चैप्टर्स का? हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, आज का लेक्चर बस। क्लोज सरफेस क्या होता है भैया? क्लोज्ड, बंद। भाई कैसी कैसी बात कर रहे हो आज, कैसे कैसे बच्चे आ गए भाई क्लास में। सर ये पूरा लिखना है क्या? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख लो। ये क्या है सर? अब बताओ भैया क्या जवाब दें, ये क्या है? ऐसी कौन सी चीज देख ली भाई तुमने? ये लो यार, क्या बताएं हम तुम लोग को। अच्छा सर आप बड़े गोलू मोलू से हैं, अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसको मैं तारीफ समझूं या इसको मैं बुराई समझूं? है सर सबसे ज्यादा किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएंगे और डेरिवेशन? कुछ तो ऐसे रहे जैसे पेपर हम ही ने बनाया है, हाँ बोर्ड का। तो भैया हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, है ना? ऐसा किसी से ना पूछना, नहीं हम तो मान लो ईमानदारी से मना कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मामू बना देंगे आपको, ठीक है? पेपर किसी ने बनाया नहीं है, सब खाली प्रिडिक्ट करते हैं, ऑन द स्पॉट कुछ गड़बड़ हो गया तो सब मुंह बना लेते हैं। इसलिए बेटा आप पूरी पूरी चीज पढ़ो कायदे से जो पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा पेपर की तुम टेंशन ना लो, तुम खाली पढ़ने पे फोकस करो। हाँ सर क्यू बाई ई कैसे आया? क्यू बाई ई, हो ई नहीं है भैया, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है रे बाबा। अरे गॉस लॉ भाई खतरनाक है, खतरनाक है। लो लो त्रिशा सर थ्योरी थ्योरी पढ़ के फिजिक्स में पास हो जाएंगे? नहीं होगे। फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का एक बढ़िया एग्जाम होता है बेटा। हाँ अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी हो जाती है उसमें, पढ़ लो। धन्यवाद भैया धन्यवाद। सर 8.85 कैसे आया? अब तो हम दे मारेंगे अपना दिमाग अपना, ये सर अपने हम क्या बताएं हम यार, मर जाए तो अच्छा है। बताओ भाई इसको कोई 8.85 कहां से आया यार? अब हम वीडियो कॉल टेंशन न लो, अगली क्लास तक बनवाते हैं और अगली क्लास में चेक करेंगे कि इसके पहले का जरा पहले हमें दिखाओ नोट्स कहाँ है। इसके पहले का कुछ तुम लोग पढ़ते नहीं, अचानक से बस प्रकट हो गए सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर चल रहा, सर ये क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? गधे सिर्फ 4 महीना रह गया है, सिर्फ 4 महीना। अक्टूबर आने वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
जनवरी उसमें तो प्री बोर्ड होता रहेगा, फरवरी में पेपर, 3 महीना है। गधों, पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा सा। 31 दिसंबर के बाद लेक्चर देख सकता? नहीं नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम बोर्ड पेपर के बाद देखना। 31 दिसंबर के बाद, इतना इतना जल्दी काहे देखोगे? तुम सीधे पेपर के बाद देखना, ठीक है जितेश भाई? अगले साल के लिए काम आएगा तुम्हारे। सर फॉर्मूला भी सॉल्व करना होता है, स्टार्टिंग का समझ नहीं आया बेटा, रिवाइज करो कुमकुम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी? देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब है जागृति की अगर रिजल्ट एक जैसा आ रहा हो, है ना, एक जैसा रिजल्ट, यूनिक रिजल्ट अगर आ रहा हो तो कंसिस्टेंट होता है। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। एक जैसा अगर यूनिक आंसर आ जाए तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। नॉन यूनिक हो कि यहां पे वैल्यू है इंटीग्रेशन की, यहां वैल्यू बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेट के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है, जस्ट राइट में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आ रही है बात? चलिए खैर, तो भैया आप सभी महानुभाव लोगों से बहुत मेरा जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सब लोग ईमानदारी से बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी बहुत समय है, अभी भी वो समय है, यही वो टाइम है जिसमें टॉपर घुस जाता है और एवरेज बच्चा निकल के टॉप कर जाता है। बेटा यही वो टाइम है, सिर्फ 3 महीना मोर देन इनफ है, बहुत समय अभी आपके पास। लेकिन ये 1 महीना भी अगर बीत गया तो फिर कुछ ना कर पाओगे। थोड़ा ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो। और सक्षम भाई ड्रॉप हो जा, मतलब ड्रॉप योर मेल आईडी और ड्रॉप योर आईडी जो पूछ रहे हो ना भाई साहब, सक्षम ब्लॉक हो जाओगे बेटा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे। फिर इंस्टाग्राम पे हमें ढूंढ के मैसेज करोगे, सर प्लीज अनब्लॉक करा दीजिए। बहुत सारे बच्चों का रोज मैसेज आता है यही, सर अनब्लॉक करा दीजिए। सर भी क्या करें भाई, तो अपनी हरकत से तो बाज आओगे नहीं है, अपनी हरकत से तो बाज आओगे नहीं, कलाकारी करते रहोगे, फिर जब ब्लॉक हो जाओगे फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा। गधे कहीं के। चलो, मैक्सवेल्स वर्क लेड टू द कंक्लूजन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिज वर्क दस यूनिफाइड। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैक्सवेल साहब के वर्क से क्या पता चला था? ही यूनिफाइड, मतलब उन्होंने इकट्ठा किया, किसको किसको? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिज्म और लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी लाइट को, या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और लाइट को। चलो फटाफट, 45 सेकंड का समय है, फटाफट जरा सभी लोग आंसर कर दीजिए। आंसर करो, जल्दी से करो। Maxwell's work led to a conclusion that light is an electromagnetic wave, light electromagnetic wave है। His work thus unified, उनके वर्क ने किन किन चीजों को कनेक्ट किया, किन किन चीजों को कनेक्ट किया? बताओ, जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी? किन किन चीजों को कनेक्ट किया? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को कनेक्ट किया, मैग्नेटिज्म लाइट को किया, इलेक्ट्रिसिटी लाइट को किया, या फिर तीनों को कनेक्ट कर दिया? आज कई नए नए बच्चे देखने को मिल रहे हैं मुझे। हाँ, तो करेक्ट आंसर है बेटा डी वाला, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट, इन तीनों को कनेक्ट किया इनके वर्क ने। 35% बच्चों ने बिल्कुल जवाब सही दिया है। सबसे फास्ट है नेहा, फिर राज बहादुर जी हैं, फिर मुरारी हैं, अभिषेक हैं, और ये लोलो। ये लोलो नाम तो यार इसका करिश्मा कपूर का है ना? क्यों भाई, लोलो तो करिश्मा कपूर है कि करीना है? मुझे नहीं पता, नहीं बेबो है करीना, लोलो। हाँ, तो करिश्मा जी भी यहां पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला है, इन द गिवन फिगर फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन द मैग्नेटिक फील्ड से एट पॉइंट पी आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज टू बी सेम एवरीवेयर। तो भैया हमसे ये कह रहे हैं कि अगर इस कैपेसिटर प्लेट के बाहर अगर कोई पॉइंट पी है तो आखिर इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा? प्लेन सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू वायर है, प्लेन सर्कुलर लूप पैरेलल टू वायर है, पॉट लाइक सरफेस विद बॉटम बिटवीन द प्लेट्स है, मतलब घड़े वड़े जैसा कुछ है, या फिर टिफिन बॉक्स वॉक्स यहां पे लग गया है। चलो भाई आंसर करो। पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का होगा? एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो।
हाँ, बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास यार मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है यार? 10th का बच्चा बता देगा भाई, कैसा होता है यार? अरे बता देना बाबा। इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, बोलो यार, अब तो सही कर देना। तो करेक्ट आंसर कैसा है भैया? प्लेन सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू द वायर, इस तरीके का सर्कुलर लूप है, राइट? सर्कुलर लूप है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, 33%। फिर से सही हैं, बाकी सब गधे हैं। तो राज बहादुर सिंह हमारे फिर से सही हैं, नितिन है, राहुल है, आर्यन है, कश्यप, कश्यप 2 बार कश्यप है, लेकिन ये सही है, इनकी जवाब बिल्कुल सही है ना? ठीक है भाई। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज एज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस 2 पाई न्यू टी, है ना? द प्लेट्स आर वेरी लार्ज एंड क्लोज टूगेदर, प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, पास पास हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बता दीजिए यार। चार्ज गिवन है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है यार, निहायती बहुआ छाप क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। हाँ बमन बमन, यस यस यस, राइट, 2 बार बमन, यस। जल्दी से आंसर करो भैया, चार्ज गिवन है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, हिंट दे रहा हूं कुछ गधों के लिए, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये गाना मैं आप लोगों के लिए गाता हूं, जो लोग गड़बड़ करते हैं ना यहाँ क्वेश्चंस में। काश मैं और तुम यहीं पर इसी बिल्डिंग में यहीं मिल जाते, तो मैं तुम्हें यहीं पे मार मार के बिछा देता। समझ लो, इतना समझाने के बाद भी नालायकों क्वेश्चन गलत करते हो, ऐसे बउआ छाप क्वेश्चनों को भी गलत करते हो। मिल जाते तो यहीं तुम्हें हम बिछा देते। हाँ, ये तो तुम शुक्र मनाओ कि क्लास ऑनलाइन चल रही है, हमारी तुम्हारी मारपीट नहीं हो सकती है। तो क्यू नॉट, तो बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, और बेटा चेन रूल लगेगा तो 2 पाई न्यू हमारा और आ जाएगा, तो -2 पाई न्यू क्यू नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। देखो यार ऐसा ऑप्शन कौन सा है? निगेटिव बेटा केवल 2 में है ना? तो यही हमें देखने में अच्छा लग रहा है। तो माइनस का 2 पाई क्यू नॉट पहले है, न्यू बाद में, कोनो बात नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम चकाचक सही है। जान बची रे बाबा, सही बात है विक्रम भाई, 18%। अबे यार तुम लोग मतलब मुरारी भाई, फरदीन खान, सुप्रिया भारती, फैज आलम, हर्ष पांडे, तो भैया तुम लोग जो है ये यार तुम लोग इसको क्यों गलत कर दिए यार तुम लोग? इसमें ऐसा क्या है जो तुम लोगों ने गलत कर दिया है? इसमें ऐसा क्या है बेटा जो तुम लोग गलत कर रहे हो? एक गाना और आता है जैसे ऐसे मौकों पर, धन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। है नालायको, अबे डी क्यू बाई डी टी करने में क्या जा रहा था तुम्हारा? क्या दे कहीं के।
अनुराग भाई हम तुम्हारा सब नोटिस कर रहे हैं, तुम टेंशन ना लो। हाँ, इतने इतने क्वेश्चन यार, डीक्यू बाई डी टी तुम लोग गलत कर रहे हो भाई, क्या कुछ लोचा है क्या? 45 सेकंड कम पड़ते हैं क्या? 45 सेकंड कम पड़ते हैं क्या? तो 45 घंटे का टाइम दिया करें। आज क्वेश्चन दे दे, कल चेक करेंगे। है सुहानी बेटा, टाइम कम पड़ता है क्या 45 सेकंड? छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बउआ छाप वाले एकदम। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 10 एम्पियर? तो भैया डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारे पास 10 एम्पियर का, और वोल्टेज का हमसे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी डीवी बाई डी टी हमें बताना है। ठीक, और कैपेसिटेंस दे रहे हैं 1 माइक्रो फैरेड। बउआ छाप क्वेश्चन है, एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है। हम पूरा 1 मिनट भी दे देंगे तो भी हमें पता है 30-35% से ज्यादा लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमागवा में तो गोबर भरा है। कैसे होगा? हाँ, दिमागवा में तो गोबर भरा है, कैसे होगा? 1 मिनट क्या, हम तुम्हें 10 मिनट भी देंगे तब भी दिमागवा में तो गोबर भरा है, कैसे होगा? जल्दी से आंसर करो यार, ये गलत कर दिया, समझ लेना। ये गलत कर दिया ना भाई, समझ लेना। हाँ, रैप सॉन्ग सुनने आए हैं, कह रहे सर रैप वाला सॉन्ग सुना दो। कुछ दिन में गए ना सर, आप थोड़ा सा वो बढ़िया पहन के आओ सर, यहाँ डांस वांस का प्रोग्राम करो सर। गधे कहीं के, पढ़ाई लिखाई ना करने को बोलो सर, रैप सॉन्ग कर दो, है सर भोजपुरी सॉन्ग कर दो। गाना सुनने आए हैं, इंडियन आइडल में जाओ ना फिर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है बेटा सी डीवी बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट है भैया 10, और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। डीवी बाई डी टी हमें निकालना है। तो डीबी बाई डी टी हमारा हो गया है 10/10⁻⁻6, तो ये बन गया 10⁻7। 10⁻7 जैसा आंसर एक ही है, वो है हमारा डी पार्ट। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। अबे बैलों, बैलों भाई क्या हो रहा है आज? है बैलों, ये इधर जाएगा 10/10⁻⁻6, 10⁻7 नहीं हो जाएगा? बैल कहीं के, 14% बच्चों ने खाली सही किया है, देख लो। 1 मिनट क्या, हम 10 मिनट भी दे देंगे ना, तो दिमागवा में गोबर भरा है। हाँ, ऊपर वाले ने कहा, ऊपर वाला तो अच्छा बना के भेजता है, दिमागवा में गोबर भर गया है। गधे कहीं के। यश है, मधु है, अरुण है, विकास है, राहुल है, ये बच्चे बड़े सही चल रहे हैं, बाकी सब गधे हैं। तो 10⁻7 वोल्ट पर सेकंड। यार तुम लोग क्यों गलत कर रहे हो बेटा ऐसा? है हाँ, सो होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि गोबर साफ करना। हाँ, होमवर्क है अपने अपने दिमाग से गोबर साफ करना। ठीक, उसके लिए सभी लोग ध्यान किया करो। हाँ, रोज जो है थोड़ा सा ध्यान किया करो, दिमाग में जो गोबर है वो तुम्हारा खाली होगा, थोड़ा सा दिमाग में जगह आएगी, तो ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़े से बैठेंगे। यार इतना इजी इजी तुम लोग गलत कर रहे हो, नालायक कहीं के। शर्म करो थोड़ा सा। हाँ, शर्म करो थोड़ा सा, गधे कहीं के। आज की क्लास में तो हद पार कर दियो तुम लोग। बेटा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक रिवाइज करना है आपको। जब जब मैं रिवाइज के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे ये मेरा
सलाह है कि वो इसको सच में ध्यान से रिवाइज करें, राइट। अगर मैंने बोला है कि 1 से 6 आपको करना है तो करना है, करिए, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। लेकिन आज आप लोगों ने यार बड़ा ही डिसअपॉइंट किया है मेरे को। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को यार तुम लोग गलत करोगे। तो ये अफन साहब हैं, इन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन ये बार बार पूरे लेक्चर में पूछते रहे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। क्या भैया समझ में आया बात? जिज्ञासा, प्राची, शानवी, आयुष है, पवन है, चेष्टा है, राहुल और अभिषेक और मधु, ये सब हैं 3 वाले। 4 वाले, चारों सही वाले 4 बच्चे हमारे पास हैं जिन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो अफन साहब को जरा हम फोन करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर जी, इनको वीडियो कॉल मिलाया जाए, चेक करते हैं जरा। हाँ, चेक करते हैं कनेक्ट होएगा नहीं। बाकी मैंने बोल दिया है, हाँ अगली क्लास से ये जो वीडियो कॉल वाला जो फीचर है वो उसको मैं एकदम चकाचक करवाने वाला हूं। अगली क्लास से जरा सभी लोग तैयार रहना, अपनी अपनी कॉपी रजिस्टर के साथ तैयार रहना, है ना। जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब कॉपी पे फटाफट अच्छे से नोट करना। करंट क्लास का ना भी दिखा पाओ तो कम से कम पिछली क्लास वाला आप लोग को नोट्स दिखाना है ना। इसलिए सभी लोग बेटा अपने अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपको इस सब्जेक्ट में 100% बेटा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो रेगुलर अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाइए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है, पेशेंस अगर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है, सर हम क्या करें। ठीक सर, मैंने 11 में कभी कुछ खास पढ़ाई नहीं किया सर, 12th में अब हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें। तो बेटा सारा खेल है कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ पेशेंस। 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। लगातार मेहनत करते रहिए और थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंट जब आप रहेंगे तो अपने अंदर पेशेंस भी रखिए कि आज नहीं आता क्योंकि हमने आज से पहले कभी भी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आज मैं मेहनत करना शुरू कर रहा हूं, आज से मैं क्वेश्चंस करना शुरू कर रहा हूं, तो कुछ टाइम के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें वो चीज आने लग जाएगी। ये अपने अंदर जज्बा रखिए। अगर ये जज्बा नहीं, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप 15-20 दिन 1 महीने लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बेटा फिर कभी नहीं हो पाएगा। फिर कैसे करेंगे आप? तो आप सभी लोग थोड़ा इस चीज को अपने अंदर लाइए, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करिए। ठीक है, पेशेंस के लिए मैं आपको देखो एक लाइन भी सुनाता हूं। ठीक, पेशेंस के लिए मैं आपको एक लाइन भी सुनाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, है ना। कई बार हम लोग एज अ स्टूडेंट अपने पेशेंस को लूज कर जाते हैं, लेकिन पेशेंस ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए। देखो, कठिन समय धीरे कटता है, धीरज भी मन से हटता है, फिर भी रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है, बेमन भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं कहना पड़ता है, बेमन भी रहना होता है, मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते, खोकर भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, और कोई पूछे कैसे हो, अच्छे हैं कहना पड़ता है, बेमन भी रहना होता है। तो कई बार मेरे प्यारे बच्चों समय की डिमांड होती है कि आप कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें, आप मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप डटे हुए हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीजें बदल जाएंगी। तो अपने अंदर पेशेंस को लाइए, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत मुझे डीमोटिवेट कर दिया है, तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन करें। मैं आपका मोटिवेशन करता हूं, लेकिन आपके जो जवाब हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो बेटा सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना। मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।